नमस्कार। पॉडकास्ट विद शरद, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज जिस परिवेश, जिस एनवायरनमेंट, जिस वातावरण में मैं आपसे इस पॉडकास्ट के ज़रिए बात कर रहा हूँ, वो बड़ा अद्भुत है। मतलब मैं जिस आसपास आप थोड़ी देर में देखेंगे ही, और मेरे पीछे जो आपको ये दिख रहे हैं अखबारों के जो कार्डबोर्ड्स पे लगाए गए हैं, ये भारत की 100 वर्षों की पत्रकारिता की यात्रा है, जिसको यहाँ जहाँ मैं हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, इसके कुलगुरु विजय तिवारी ने, उन्होंने बहुत संजीदगी से इसको सहेजा है। और जब मैं इसको देख रहा था तो भीतर भीतर एक पत्रकारिता का स्टूडेंट पहले भी था, आज भी हूँ। तो ये चीज़ें, जब मैंने भी जर्नलिज्म आरंभ किया और जब 1947 का अखबार देखा तो ऐसा लगा कि भीतर कुछ घटा है। और आज जब 1947 तो छोड़िए, और पीछे और पीछे और पीछे, और 100 सालों की यात्रा, यहाँ 2024 तक, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक। तो आप अगर एक स्टडी भी करना चाहते हैं कि भारत कैसे आगे बढ़ा, भारत कि ये जो यात्रा है कि आज हम चौथी आर्थिक शक्ति हैं, यहाँ तक आते आते कितना कुछ बदला है भारत, आपको यहाँ मिल जाएगा एट ए ग्लांस। और आप देखिए, अपने अतीत को जाने बिना ना आप वर्तमान को ठीक से सहेज सकते हैं, ना भविष्य में आप झांक सकते हैं। तो मैं बहुत इसके लिए बहुत मन में एक बड़ा भाव है, जिसको शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, कि इस विश्वविद्यालय को और इनके कुलगुरु, इनको इसके लिए धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा, क्योंकि ये यात्रा 5 महीनों तक चली इसको सहेजने की, और बहुत कठिन था। कई जगह आर्काइव्स में नहीं मिली वो चीज़ें जो होनी थी, फिर कहीं और, फिर कहीं और। तो मेरे साथ जो पर्सनैलिटी हैं पत्रकारिता के, हमारे साथी भी रहे वो, और हमेशा एक अलग दृष्टि और सोच के व्यक्ति भी रहे। मुझे याद है कि जब उनकी माताजी का अवसान हुआ तो उन्होंने एक अलग दृष्टि और सोच के साथ वो आगे बढ़े। एक अखबार उन्होंने प्रकाशित किया जब सारे संस्कार 13 दिन के पूर्ण हुए। तो मैंने भी उनसे पूछा, हमने अपने चैनल में उन्हें बुलाया और बात की, तो उन्होंने कहा कि शरद जी, हम ये बताना चाह रहे थे, कई बार हम जानते नहीं हैं, या जो संसार से विदा हुआ है उसके प्रति अनेक नाते, रिश्तेदारों, परिचितों की भावनाएं हैं, उन सबको एक मंच मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति गया वो क्या था, उसकी स्नेहांजलि, उसका जीवन वो कैसा था। तो इस दृष्टि से देखें तो विजय तिवारी नवाचारी प्रयोग के व्यक्तित्व हैं, और ये जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है आसान नहीं है, क्योंकि आज के समय में पूरे देश में अगर कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा आलोचना और निशाने पर रहते हैं, वो रहते हैं हमारे विश्वविद्यालय। क्योंकि एक तरफ वो एलिटिस्ट विश्वविद्यालय हैं जो सीधे करोड़ों के पैकेज वाले विद्यार्थी तैयार करते हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन ऐसे विश्वविद्यालय जो बहुत जतन से, परिश्रम से बच्चों को सिखाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पत्रकारिता के विश्वविद्यालय भी हैं, उन पर उंगली उठती है। और हमारे जो दूसरे सामान्य विश्वविद्यालय हैं, बहरहाल बहुत सारे विषय हैं। तो आज पत्रकारिता की दशा दिशा से लेकर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय तक बहुत सारे बिंदु हैं, उनकी जीवन यात्रा पर भी बात करेंगे। बहुत स्वागत करता हूं विजय जी आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार शरद जी। नमस्कार जी। और थोड़ा पीछे ले चलता हूं आपको। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति, घर में ऐसी कोई चुनौतियां नहीं रही कि जो बहुत परेशान करें आपको, लेकिन भाव था एक बड़ा गांव से जुड़ने का, जो बाद में अमरूद उत्पादन तक गया। वो सारी बातें भी हम करेंगे। लेकिन आप पीछे लौटते हैं, देखते हैं विजय तिवारी को, जब किशोर अवस्था में वो प्रवेश कर चुके थे, तो क्या दृष्टि थी। एक आप ऐसे परिवेश में थे जहाँ पुरातात्विक सामग्री चारों तरफ बिखरी थी, मंदिर थे, मंदिर के अवशेष थे, और अवशेष क्यों थे इसको लेकर एक किशोर के मन में पीड़ा भी थी। तो थोड़ा सा याद करके बताइए हमें ज़रा। मैं विदिशा जिले से आता हूँ, और विदिशा का जो पूरा क्षेत्र है ये ऐतिहासिक रूप से बड़ा समृद्ध है। जहाँ 2300 साल पुराने स्तूप पास में हैं सांची के,
5वीं सदी के उदयगिरी की गुफाएं गुप्ता साम्राज्य के समय की हैं, 1500 वर्ष पुरानी समय से आपको जोड़ती हैं। उदयपुर का प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर है जो 11वीं सदी का है, वो 1000 साल पुरानी स्मृति आपको दिलाता है। और इस तरह से उसके बाद के समय में बनकर टूटकर फिर बने अनेक मंदिरों के और ऐतिहासिक स्मारकों के गांव-गांव में बिखरे हुए समूह वहाँ हैं। बचपन से मैं जब स्कूल में पढ़ता था, फिर कॉलेज में विदिशा आया, तो विदिशा में एक जगह है जिसका नाम है बीजा मंडल। और अभी जो हमारी नई संसद बनी है दिल्ली में, उसका जो डिज़ाइन है, त्रिकोण के आकार का जो डिज़ाइन है, स्थापत्य के विद्वानों ने इस बात को उससे जोड़ा कि विदिशा का जो बीजा मंडल है वो जिस त्रिकोण के आकार में बना था, जिसको इल्तुतमिश ने 1235 में ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश का जो मालवा पर बड़ा भीषण हमला है 1234-1235 में, जब इस इलाके के पूरे मंदिर तोड़े गए और महाकाल का उज्जैन का मंदिर भी पहली बार, जो हजारों वर्ष पुराना था, वो उसी हमले में इल्तुतमिश ने तोड़ा था। तो इस पूरे इलाके के गांव-गांव में जो खंडित मंदिर पड़े हुए हैं, उसमें से वो बीजा मंडल एक है। बाद की किसी सदी में उस पर एक बड़ी मस्जिद बनाई गई मंदिर के ही मलबे से, तो वो अलग दिखती है, वो मंदिर ही है, ये अलग नजर आता है। मैं जब पढ़ता था वहाँ कॉलेज में, पता नहीं क्यों अज्ञात कारणों से मैं उस स्मारक पे जाया करता था देखने, और कभी कोई आते थे मित्र या मेहमान तो उनको भी लेके हम जाते थे। ये क्रम मेरा आज तक चल रहा है। अभी भी कोई मिलने आते हैं तो मैं उनको बीजा मंडल जरूर ले जाता हूँ। तो वो मुझे लगता है कि ये भारत के इतिहास की जो पिछले 1200 वर्षों में बीता है, भारत में पिछले 1200 वर्षों में जो घटा है, जो भोगा भुगता है, उसके बारे में हमारे संज्ञान बहुत शून्य हैं, जानकारियाँ ज़ीरो हैं। हमें कुछ पता ही नहीं है कि हुआ क्या है और किस तरह के अंधड़ों में से निकलकर हम अपनी मूल पहचान के साथ एक विनाशकारी विभाजन के बाद देश में हम कैसे बचे रह गए, हमारे पुरखों ने क्या ना भोगा होगा। तो ये सवाल और ये पीड़ा मुझे इन स्मारकों पर केवल विदिशा जिले में ही नहीं, बल्कि जब मैं पत्रकारिता में आया, और मुझे आपको मालूम है कि मैं 5 साल तक लगातार भारत की 8-10 बार मैंने आउटडोर रिपोर्टिंग के लिए, ग्राउंड कवरेज के लिए यात्राएं की हैं, तो मैंने नालंदा विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के खंडहरों से लेकर कश्मीर के अनंतनाग जिले के मार्तंड मंदिर, जो 7वीं सदी का महान स्मारक है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसके खंडहरों से लेकर मैंने दूर दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों पर अनेक बार गया हूँ, एक बार नहीं। और मैंने वहीं जाकर वहाँ के इतिहास की इन मूल घटनाओं के बारे में किताबों को पढ़ा है मैंने। तो मुझे नहीं पता, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, गणित में MSc किया, लिखने के शौक़ से मैं मीडिया में आया, इतने साल अखबारों में, चैनल में, फिर अखबारों में बिताए, और अब उसी विश्वविद्यालय में आया हूँ जहाँ से पढ़ के मैं पत्रकारिता में गया था। लेकिन इतिहास में मेरी आत्मा क्यों भटकती है मुझे नहीं पता। पत्रकारिता में आने का विचार कैसे बना? ये बड़ा गौरव का क्षण होता है कि किसी संस्थान का एजुकेशनल हेड, कुलगुरु, वाइस चांसलर, वो उसी संस्थान में पढ़ा हो, और ये उस संस्थान के लिए भी बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को, वो बहुत ज़मीनी हकीकत को समझता है। पत्रकारिता में आने का मन कैसे बना आपका? मैंने गणित में MSc किया था और मैं इतिहास पढ़ना चाहता था, लेकिन जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था बाहर दूर जाके पढ़ नहीं सकता था। तो जिस कॉलेज में मैं आया उसमें इतिहास एक विषय नहीं था। मजबूरी में मैंने मैथमेटिक्स में MSc विदिशा में या विदिशा में SSL जैन PG कॉलेज बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज रहा है जहां दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में विद्यार्थी उस समय आया करते थे। तो जब मैंने MSc टॉप किया तो मेरा डिग्रियों से भरोसा उठा, क्योंकि गणित में मेरी कोई बहुत आस्था नहीं थी। समझ आज भी शून्य है गणित की, जीवन के गणित बिल्कुल नहीं आते हैं, और उसमें मैं टॉप कर गया केवल किताब पढ़ के। तो मेरा डिग्री से भरोसा उठा। 1 साल मैंने वहाँ कॉलेज में टीचिंग की, और मुझे 1 साल की टीचिंग में ये लगा कि अध्यापन से अधिक कठिन कोई कार्य नहीं है। बहुत कठिन साधना का कार्य है, जो भी करते हैं उनको नमन है, और मैं नहीं कर पाया उसको। लेकिन बचपन से मेरी माताजी ने मुझे लिखना सिखाया था। वो चूल्हे पर रोटियां बनाती थीं और मुझे एक स्टूल पे बिठा देती थी। अंतरदेशी 35 पैसे का आता था उस ज़माने में, इनलैंड कार्ड। तो वो कहती थी मामा को चिट्ठी लिखो, मौसी को चिट्ठी लिखो। वो डिक्टेट करती थी 1-1 लाइन, और मैं 1-1 पंक्ति लिखता था, फिर उनको पढ़ के सुनाता था।
और ऐसा करते करते मुझे ये लग गया कि शुरू शुरू में जो लिखना है, आदरणीय मौसी जी और मौसा जी सादर चरण स्पर्श, हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं और आपकी कुशलता की कामना करते हैं। तो इतनी तैयारी के बाद में आगे उनसे लेता था कि आगे क्या लिखना है। फिर मौसम की खबरें लिखना है उसमें कि यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, कई दिनों से बारिश हो रही है, रास्ते बंद हो गए हैं, या बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, और ये सारी जानकारियाँ। फिर उनके हालचाल परिवार के देना और पूछना। तो ये लिखने का एक ऐसा एक अभ्यास बना कि उसने मुझे लिखने की लत लगाई। और मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे पिताजी भी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी किताबें, बहुत अच्छी पत्रिकाएं, सारे समाचार पत्र हमारे घर आते थे ताकि हम पढ़ें। और हमसे कहती थी वो कि लिखते रहो, पढ़ते रहो, तो एक दिन लिखना पढ़ना सीख जाओगे। लिख लिख कर पढ़ो, पढ़ पढ़ कर लिखो, तो इससे लिखना पढ़ना सीख जाओगे। अब मैं नहीं जानता कि ये वो क्यों कहती थी। लिखना पढ़ना सीख भी जाएंगे तो करेंगे क्या? पढ़ाई लिखाई का कुल हमारे यहाँ जो लक्ष्य है वो एक नौकरी तक जाने का है, बिल्कुल, कैरियर, अच्छा पैकेज, एक डिग्री। लेकिन वो कहती थी कि लिख लिख कर पढ़ो, पढ़ पढ़ कर लिखो, तो लिखना पढ़ना सीख जाओगे। उसके बाद क्या करना है ये उन्होंने इसके आगे कभी कुछ नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि एक मंत्र सा है ये दे दिया उन्होंने। तो वो लिखने की लत मुझे इस विश्वविद्यालय में लेकर आई, जो उस समय स्थापित हुआ था, नया था। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 92 में जब आप आए तो उस दौर में जितना मैं समझता हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में बड़ी ज़बरदस्त फैकल्टी थी। आप जब यहाँ आए तो उस इन्वायरमेंट को मैं तुलना करने के लिए आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि हर समय अपनी चुनौतियों और अपने परिवेश के साथ आगे बढ़ता है, तो तब और अब मैं नहीं उलझूंगा मैं। लेकिन आपने यहाँ का परिवेश कैसा पाया? क्या एक कंजेनाइटल, आपको एक बहुत ही आपके मन से आपको स्वीकारने वाला एक वातावरण यहाँ मिला और आपको लगा कि हाँ यही राइट चॉइस है, यही आना था मुझे? 1 साल का वो पूरा पाठ्यक्रम था और मैं एक छोटी सी जगह से आया था और कुछ उम्मीदों से आया था मैं। ये बात सही है कि उस समय चूंकि मीडिया के पाठ्यक्रम इतने नहीं थे जितने आज हैं, जितने संस्थान, विभाग और विश्वविद्यालय मीडिया के आज हैं, उस समय ये भारत का एक तरह से पहला सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आज भी है मीडिया की, और एशिया की पहली पत्रकारिता का विश्वविद्यालय इसको कहा जाता है। तो उस समय जो अध्यापक थे, जो आचार्य थे, वो किसी ना किसी अखबार से ही आए हुए थे। वो कोई डिग्री से पीएचडी करके बने हुए प्राध्यापक नहीं थे। तो हमारे जो पहले एचओडी थे डॉक्टर नंदकिशोर तिरखा, वो हमारे एचओडी थे। कमल दीक्षित मध्य प्रदेश के ही बड़े सुप्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं, और दोस्त पत्रकारों के साथ में, मीडिया के विद्यार्थियों के साथ में उनका एक दोस्ताना रिश्ता हुआ करता था। वो हमें सहज लगते थे काफ़ी, और उन्होंने हमें इस नई विधा में सहज बनाया। तो वो वाकई बड़ा एक यादगार समय था। और उस समय 24 घंटे के न्यूज़ चैनलों के अंधड़ नहीं थे। एक स्थिर, एक बहुत ही शांत मीडिया की दुनिया थी। बड़ी आदर्श लोक में हम जीते थे, वही नौकरी के ऑप्शन थे। तो कुल मिलाकर जब मेरा नई दुनिया में चयन हुआ, इंदौर की नई दुनिया में चयन हुआ, तो पत्रकारिता की डिग्री लेते हुए हमको इंदौर की नई दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय की तरह से चित्रित किया गया था कि ये ऐसा पत्रकारिता का संस्थान है जो नालंदा की दर्जे का है। अगर यहाँ कुछ करने का अवसर काम मिला आपको, तो आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। तो आपका दूसरा विश्वविद्यालय नई दुनिया रहा। बिल्कुल, जहाँ मैंने फिर अपने अगले 8-9 वर्ष बिताए, और लिखने का एक महत्व, आपके शब्दों का महत्व, आपको लिखने की शैली, अलग अलग शैली में लिखने की जो विधा है, कला है, हुनर है, वो वहाँ मुझे काफ़ी देखने को मिला। और इस नाते भी वहाँ बैठना एक ऊर्जा का मेरे लिए बड़े गर्व का विषय होता था कि जहाँ राहुल बारपुते, उनके साथ हमने 2-2.5 साल काम किया, जिनके शिष्य प्रभाष जोशी, शरद जोशी, राजेंद्र माथुर जैसे हिंदी के शिखर संपादक हुए हैं। तो उसी संपादकीय विभाग में एक कुर्सी पर बैठकर 9 वर्ष काम करना, जहाँ से ऐसे ऋषि संपादक निकले हों, तो वो एक अपने आप में ही ऐसा लगता था कि किसी एक बड़े आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरे हुए ऐसे चमकदार आभा मंडल के किसी गुरुकुल में आने का अवसर मिला हो। विजय जी, उस दौर की अगर हम बात करें तो ये एक आदर्श का युग था, और आपके हमारे युवा समय की बात करें तब भी एक आदर्श का, 90 के दशक तक हम बात करें तो एक
रोमांटिसिज्म था कि नई दुनिया बदलनी है। धीरे धीरे बहुत कुछ बदल गया। अब ना राहुल बारपुते जी हैं, अब संपादक किसी कॉरपोरेट के प्रबंधक की तरह है, चाहे टेलीविज़न का हो, चाहे अखबार का हो, चाहे सोशल मीडिया जो भी लोकप्रिय है। आपने इस पूरे लंबे समय में 9-10 वर्ष नई दुनिया में, फिर दैनिक भास्कर, फिर एक राष्ट्रीय सहारा में, आपने रीजनल चैनल में भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम किया। कभी पत्रकारिता से मोह भंग भी हुआ यहाँ? क्योंकि 360 शब्द का आपने प्रयोग किया, तो 360 में सब कुछ अच्छा नहीं दिखता, बहुत उबड़ खाबड़ ज़मीन भी दिखती है, बहुत कड़वे और कटु अनुभव भी होते हैं। वो हर जगह थे। जब प्रिंट का मेरी पहली पारी नई दुनिया में 9 साल चली, उसके बाद मैंने 2-2.5 साल एक चैनल में कुछ आर्थिक कारणों से कुछ अच्छा साधन धन मिला तो वहाँ चले गए, लेकिन 2-2.5 साल में मुझे लगा कि ये वो माध्यम नहीं है जहाँ मुझे होना चाहिए। मैं वापस प्रिंट में लौट कर आया। फिर मेरी दूसरी पारी प्रिंट की 12 साल और मैं उसमें रहा। ये संकट हर जगह थे और हर जगह ये चिंताएं थीं भविष्य को लेकर, क्योंकि हम एक असुरक्षित भविष्य के क्षेत्र में हैं। मीडिया जो है वो अनिश्चितताओं से भरपूर एक जोखिम का क्षेत्र है, जहाँ आपके 10-15 वर्षों का बहुत बेहतरीन काम अगले दिन की नौकरी की गारंटी नहीं है। एक छोटी सी गलती आपके सारे पिछले किए कराए को नष्ट कर सकती है। तो यहाँ उस तरह के सुनिश्चितताएं नहीं हैं जो किसी सरकारी जॉब में होती हैं। तो ये संकट हर जगह थे, लेकिन कभी मन नहीं हुआ कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ। मैं क्या बताऊँ कि जो पहली जो खबरें छपीं, आउटडोर कवरेज के मौके मिले, कुछ किताबों के विषय मैंने पकड़े, तो कुछ किताबें 2-4 साल के अंतराल में कुछ लिखता रहा। तो जो भी नकारात्मक चीज़ें कुछ कारणों से हर माध्यम में काम करने के दौरान आती थीं, जो कि भारत के वर्क कल्चर में एक बुराई की तरह भरी हुई हैं। आप चाहे सरकारी सिस्टम में चले जाएं, चाहे आप मीडिया में काम कर रहे हों, या इवन कॉरपोरेट में, यहाँ वर्क कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, वर्क कल्चर बहुत खराब है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक जिम्मेदारी का भाव नहीं है। हम एक ऐसा समाज हैं जो काम को कल पर और दूसरों पर टालने में कुशल है। तो ऐसे में कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उससे हटकर कोई लोग हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे परिश्रम की क्रेडिट ऊपर खुद ले रहे हैं। और कई बार मजबूरी में ऐसा हमें होने देना होता था, क्योंकि हम लंबे समय चलना है अगर, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको सहन और वहन करते हुए चलना है। आपने अगर कोई एग्रेशन दिखाया या आपने अपनी क्रेडिट के प्रति आग्रह हुए कि ये काम मैंने किया है तो इसकी क्रेडिट मुझे ही क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में आपको वहाँ से बोरिया बिस्तर अपना बांधना पड़े। तो एक धैर्य के साथ, एक लंबे सब्र के साथ, और अगर टिके रहना है इसमें, तो अपनी मेहनत का भी कभी ना कभी कहीं किसी जगह दर्ज होगा। इस आशा के साथ लगे रहे तो कभी निकलकर बाहर जाने का वैसा विचार नहीं बना, लेकिन निराशा तो कई बार आती ही है, स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं। फिर वो समय भी आया जब आपने देश के एक प्रमुख हिंदी अखबार में बहुत शानदार काम किया और 5 वर्ष आप एक रोमिंग सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर आप पूरे देश में घूमे, और आपकी रिपोर्टिंग्स, जिस पर एक किताब भी है, बहुत मज़ेदार किताब है, वक्त लगे तो आप ज़रूर पढ़िएगा उसको। तो वहाँ से एकदम से ये निर्णय लेना कि अब बहुत हो गया, अब निकलना है यहाँ से। एक बड़ा रोचक है जिस प्रोफाइल का आपने उल्लेख किया। ये 5 साल थे 2010 से 2015 के बीच। जब मैं एक आउटडोर कवरेज के लिए एक स्थायी रोल में चुना गया, और वो सबसे बड़े जो अखबार समूह है दैनिक भास्कर, उसके नेशनल न्यूज़ रूम में मेरा चयन हुआ, और मुझे देश के कोने कोने में लगातार भारत की 8 परिक्रमाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन वो एक मेरी पनिशमेंट पोस्टिंग जैसी थी। मैं उससे पहले जिस प्रोफाइल में था, ये बात में चूंकि अपन मीडिया के ही हैं और मुझे ये कहनी चाहिए कि उसके पहले मैं जिस प्रोफाइल में था, तो वहाँ कुछ लोगों को ये समस्या थी कि मैं वहाँ क्यों हूँ। तो वो लगातार कुछ एक अंदरूनी उठापटक, यहाँ वहाँ की कुछ असंतोष, कुछ तनाव, कुछ शिकायतें, कुछ ऐसा चलता रहता था। तो अंत में मुझे वहाँ से हटाया गया। मैंने उस निर्णय को ये सोचकर स्वीकार किया
कि हो सकता है नियति मेरे बारे में कुछ सोच रही हो, तो मैं दखल देने वाला कौन होता हूँ? मेरी तो क्या दृष्टि है कि मैं अपने बारे में सोचूं कि मैं वहाँ ठीक था कि यहाँ ठीक हूँ। तो मैंने उसको थोड़े दिन के तनाव के बाद 6-7 दिन छुट्टी पे चला गया। मैं लौट कर आया तो मैं बिल्कुल एक नई शुरुआत के मन से आया और मैंने कल्पेश जी से कहा कि सर आदेश करिए, मुझे यहाँ करना क्या है। अब मैं एक ऐसी प्रोफाइल में डाल दिया गया था जिससे पहले कोई ऐसे परमानेंट रोल में था नहीं, स्थायी भूमिका में, कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहाँ के कुछ विषयों पे काम करना, जिसमें भाषा की, सूत्रों की समस्या है। वहाँ आपके अखबार को कोई नहीं जानता, ज़्यादा लोग नहीं जानते, वहाँ आपका अखबार जाता नहीं है, आपको कोई नहीं जानता है। तो एक ऐसी खबर के लिए कोई आपको क्यों समय देगा, आपको साधन देगा, आपसे मिलेगा, जो उसको पता ही नहीं है कहाँ छपनी है। और वो छपनी यहाँ पे संडे जैकेट पर है, 5 मिलियन कॉपी में, 3 भाषाओं में, गुजराती में, मराठी में अनुवाद होकर, और 12 राज्यों में हिंदी में। इतनी महत्वपूर्ण खबर जो जिस जगह छपनी हो, तो वहाँ कोई सूत्रों के अनुसार, अपुष्ट सूत्रों ने बताया कि, बताया जाता है कि, ऐसे जुमलों से खबर खड़ी नहीं होती। वहाँ आपको एक डीप रिसर्च की ज़रूरत होती है हर स्टोरी में। और हर स्टोरी के सब्जेक्ट अलग अलग थे, हर स्टोरी के सब्जेक्ट अलग थे। तो किसी एक स्टोरी में जो मेरे सोर्स बनते थे वो उसी राज्य की अगली यात्रा में मेरे किसी काम के नहीं थे। वो तो इतना कठिन वो था। लेकिन 2 यात्राओं के बाद मुझे ये लगा, शरद जी, कि ये केवल अखबार की या मीडिया की नौकरी में कर रहा हूँ, ये वो काम नहीं है। जरूर नियति मुझसे कुछ कराना चाहती है या मुझे कुछ दिखाना चाहती है, कुछ अनुभवों में मुझे ले जाना चाहती है। तो मैंने उसी आदर और श्रद्धा से उस भूमिका को स्वीकार किया। मैंने 800 शब्दों की स्टोरी के लिए 5000 शब्दों का संकलन अपनी डायरी में किया, जिस पर पूरी एक किताब बनी और वो काफ़ी पढ़ी गई। वो किताब मेरे भारत के 5 साल की यात्राओं के अनुभवों पर। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। मैं भी कई त्योहारों पर काम पर रहा हूँ, जब दिवाली के दिए जल रहे हैं और आपको ये मालूम है कि शायद आप देर शाम तक या रात तक पहुँचोगे घर, होली की धूम है और आप एक अजनबी शहर में हो जहाँ कोई गुलाल लेकर आपके लिए आगे, शरद जी होली मुबारक हो, बधाई हो आपको। ये इस एकाकीपन ने भी घेरा होगा आपको इन 5 वर्षों में। कई बार लगा होगा कि ये बड़ा निर्मम प्रोफेशन है, घर में तैयारियां चल रही, उत्सव है। किस तरह से आपने उसका सामना किया? इसमें जो 3 वर्ष थे, 5 साल की भारत की लगातार यात्राओं के जो 3 वर्ष थे आखिरी, उस समय मेरी माताजी डायलिसिस पर थी। उनकी किडनी का प्रॉब्लम हुआ था। 3 साल में उनके हर हफ्ते 2 और 1 साल में उनके 3 डायलिसिस होते थे। और तब मैं यूपी के 2012 के चुनाव में 58 दिन की आउटडोर कवरेज थी मेरी, पूरी जनवरी और पूरी लगभग फरवरी। ऐसी तमिलनाडु के चुनाव में तो 15-15 दिन के लिए जाते थे। जब पश्चिम बंगाल या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टोरी के लिए जाते थे तो 3-3 दिन तो पहुंचने में लगते थे वहाँ। और ऐसा एक बार मुझे याद है, मैं दार्जिलिंग में किसी स्टोरी के लिए था और मुझे इंदौर से पता चला कि मेरी माताजी की तबीयत गंभीर है। तो मुझे ये बताना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मेरे अखबार के प्रबंधन ने और मेरे संपादकों ने, जिन्हें ये पता था कि मेरी माताजी डायलिसिस पर हैं और कभी भी मेरे लिए एक बुरी खबर मिल सकती है, लेकिन काम पर जाना मेरी मजबूरी नहीं थी, मेरी आवश्यकता थी। और मुझे लगता था कि मुझे वहाँ होना चाहिए। तो उनकी तरफ से कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे अनावश्यक कुछ ऐसा लगा हो कि मुझे क्यों भेज दिया गया है। मैं दार्जिलिंग में था, मुझे ये सूचना मिली और अगले 12 घंटों में दार्जिलिंग से बागडोगरा एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट की कनेक्टिंग फ्लाइट इंदौर की, मैं अगले 10 से 12 घंटे में इंदौर में था। और ये सुविधा मुझे पूरी दी गई पूरे 5 साल तक। तो मेरा ये भाग्य भी था, कि मुझे ऐसे सीनियर मिले, ऐसा प्रबंधन मिला जिन्होंने मुझे इस तरह से निश्चिंत किया और मैं अपनी पूरी यात्राओं को निर्विघ्न कर सका। हर मौसम में मैंने यात्राएं की हैं। आप जब शादियों के, गर्मी के जो वैकेशन का टाइम होता है, तब ट्रेनों में रिजर्वेशन और ये सब बड़ी समस्याएं रहती हैं, लेकिन मेरी एक भी मेरी 5 वर्षों की लगातार 8 बार की भारत की यात्राओं में से एक भी यात्रा मेरी ऐसी नहीं है जिसमें मुझे कहीं परेशान होना पड़ा हो, कहीं ट्रेन में, कहीं एयरपोर्ट पर या कहीं भी। तो ये मेरा एक सुखद संयोग भी था और मुझे लगता है कि ये युवाओं को ये बात, चूँकि मैं देश के एक
नेशनल जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको एक सितारा हैसियत हासिल करनी पड़ती है, आप किसी भी संस्थान में हो। देखिए, ये कोई डिस्पैरिटी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। विराट कोहली के साथ जो व्यवहार होगा या फिर रोहित शर्मा या शुभमन गिल के साथ जो व्यवहार होगा, वो उस खिलाड़ी के साथ नहीं होगा जो 14वें नंबर पर है। आपके टिकट्स मैनेज किए जाएंगे तो आपकी प्रायोरिटी, क्योंकि आप काम कर रहे हैं उस तरह का, आप 5 साल अपना सब सुख छोड़कर लगे हैं, तो ये प्रबंधन भी, ये प्रोफेशनल संवेदनशीलता। शरद जी, इसमें एक बात और है कि मैंने इन यात्राओं में मैंने भारत को बहुत नज़दीक से देखने और पढ़ने का प्रयास किया। मैं भारत के गाँव में गया, गाँव की स्टोरी में गाँव में गया, शहरों में गया, राजधानियों में गया, मैं यहाँ के तीर्थों में गया, नदी, पहाड़, समंदर, स्मारक, पुरातत्व के स्मारक जिनका मैंने उल्लेख किया, यहाँ सब जगह मुझे अनेक बार जाने का मौका मिला। मैंने यहाँ के सारे उत्सव देखे बहुत नज़दीक से, कई दिनों तक मैंने बंगाल की दुर्गा पूजा में घूमा हूँ, मैं महाराष्ट्र के गणेश उत्सव में बहुत उनका हिस्सा बना हूँ। मैंने मैसूर के दशहरे के पर्व से लेकर जो जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं दशहरा फेस्टिवल में मैसूर में, तो मैंने तिरुपति से लेके और तमाम, जब ये दिवाली का प्रसंग आता था तो उसके जैकेट के लिए मैंने अनेक यात्राएं की। मैं श्रीलंका के उस मंदिर तक गया जहां सीता जी की स्मृतियां अशोक वाटिका से जुड़ी हुई हैं, एक स्टोरी वहां से करने का मुझे मौका मिला। ऐसे कुछ बाहर भी कुछ स्टोरी के लिए जाने का मौका मिला। हर एक स्टोरी एक किताब के अध्ययन की तरह याद आती है, जिसके लिए शायद आपको रात भर चलना पड़ा था, क्योंकि नए साल का पहला सूरज आप नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में कहीं किसी सुदूर चोटी की यात्रा तय कर रहे थे। एक बड़ी जानकारी की बात है कि भारत के नक्शे पर सूरज की पहली किरण सुबह किस कोने में पड़ती है, तो जो बिल्कुल पूर्वी भाग है भारत का, जो पूर्व दिशा की तरफ निकला हुआ एक जो कोना है, वो अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार की सीमा पर अंजाउ जिले की दोंग वैली है। वाह। और वहाँ पहले सूर्योदय का पिक्चर एक चाहिए था और एक छोटी सी कॉपी। तो मेरे जो फोटो एडिटर थे ओपी सोनी इंदौर से, वो और हम दोनों एक बड़ी रोमांचक यात्रा पर निकले, जिसमें हमें रात भर, शाम को चढ़ाई हमने शुरू की थी दोंग वैली की उस शिखर पे जाने के लिए जहां से पहला सूर्योदय होता है। तो सुबह हम करीब 3 बजे के आसपास वहां पहुंचे थे और 1.5 घंटे वेट किया और 4:30 बजे वहां सूर्योदय होता है लगभग। लेकिन उसकी किरणें पश्चिम में पहले गिरती हैं बर्फीले पहाड़ों पर, तो लगता है कि सूर्य उग गया। दिखता बाद में है, पहले वो बर्फ जो है वो सोने जैसी हो जाती है, जैसे स्वर्णिम आभा बिखर गई हो। वो बड़ा अविस्मरणीय अनुभव था। 2010 से 15 आपने ये लगातार काम किया और फिर इसे छोड़ दिया। एकदम से तो नहीं छोड़ा होगा जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन तब तक मशरूमिंग हो गई थी मीडिया की, सोशल मीडिया का इमरजेंस था, टेलीविज़न अपनी तथाकथित एनार्की के साथ अपना स्थान बना चुका था, शोर चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से तमाम वो दृश्य जिसको हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो सब कुछ था। और इसके बीच में विजय तिवारी फैसला करते हैं कि अब जर्नलिज्म नहीं। तो घर से दबाव नहीं आया, क्योंकि हम नौकरी पेशा लोगों की बड़ी चुनौती तो ये होती है कि भैया अब क्या करोगे, MSc किया मैथ से, प्रोफेसर नहीं बने, पत्रकारिता की अच्छे संस्थानों में गए, वहाँ भी मन नहीं लगा। मेरे पिता एक किसान हैं और उनकी कुछ सिंचित कृषि भूमि है। 2018 में मैंने तय किया कि अब मुझे रिवर्स माइग्रेशन करना चाहिए। एक रिवर्स माइग्रेशन की थीम पर मैंने गांव जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसी समय मेरा इंफॉर्मेशन कमीशन में हो गया था। तो मुझे 5 साल ऐसे मिले शरद जी, उस काम में आने के बाद, वो एक सरकारी भूमिका थी, एक सूचना आयुक्त के रूप में। अनेक वर्षों के बाद मेरी शामें जो बंधक थीं वो फ्री हुई। 5 बजे के बाद मुझे पहली बार लगा कि मैं क्या करूं, खाली हो गया हूं। रात को 2-2 बजे तक हम अखबार में काम करते थे। इंफॉर्मेशन कमीशन में आने के बाद 5-5:30 बजे के बाद मैं फ्री था। मैंने उस समय का उपयोग जो है वो अपने गांव की तरफ लौटने में किया। मेरे सारे अवकाशों को मैंने वहां उपयोग किया, लगाया। और एक आधुनिकतम बागवानी का एक प्रयोग मैंने अपने पिता की छोटी सी ज़मीन लेकर और वहाँ मैंने शुरू किया। आज उसको 4था वर्ष है और वो 2500 अमरूद के वृक्ष हैं। और रिवर्स माइग्रेशन की थीम पर मेरा विचार ये था कि गांव से जो छोटे मोटे काम के लिए शहरों और छोटे बड़े शहरों की तरफ निकले हुए लोग हैं, जो बहुत स्किल्ड नहीं हैं, बहुत अच्छे वेतन पर काम नहीं करते हैं, लगभग नर्क में जीवन बीतता है जिनका, अगर हम उनकी कोई सैलरी फिक्स कर दें
और उनको वापस लौटा लाएं, इतनी क्षमता से अगर हम कुछ कर पाते हैं तो हम गांव की हवा बदल सकते हैं। मुझे आज ये बताते हुए आपको बड़ी खुशी है कि 8 लोगों की ऐसी टीम मेरी वहाँ काम कर रही है, जो वो आसपास के छोटे शहरों में चले गए थे, उनको मैं वहाँ वापस ले आया हूँ। और 6 महीने उस बगीचे में इतना काम होता है कि लगभग 20 लोगों का टीम 5 से 6 महीने काम करती है। इस समय 20 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और ये अमरूद आप इधर उधर बेचते भी हैं, उनका प्रोडक्शन जब होता है तो? हाँ, ये अभी इसका दूसरा साल है जब हम उसका एक उत्पादन कर रहे हैं। पिछले साल मैंने 42 टन अमरूद निकाला था। इस बार कुछ ज़्यादा की उम्मीद कर रही है हमारी टीम ने। खूब मेहनत की है इस साल, बहुत अच्छी मेहनत की है, और अभी उसके फ्रूटिंग का टाइम चल रहा है। और मेरा जब इस विश्वविद्यालय में मुझे कुलपति के रूप में आने का आदेश हुआ है, तब मैं पिछले साल, इसी साल फरवरी में, अमरूद की आखिरी खेप को अपनी खेत में पैक कर रहा था जब मुझे ये आदेश मिला। आपने सही कहा कि इनमें से अनस्किल्ड जो लोग हैं वो नर्क जैसा जीवन इन शहरों में बिता रहे हैं, छोटे से गंदे से कमरे में सीलन भरे, खाने के लिए जो मिल जाए। अब मैं कुछ मुख्य प्रश्नों की तरफ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राजनीति का भी एक केंद्र माना गया। जैसा कि आज की राजनीति में हम हर चीज़ को ब्यूरोक्रेसी पर भी बात हो जाती है, ये फला पार्टी की है, ये फला पार्टी की है। आप जब यहाँ आए, आप अपनी योग्यता से आए, एक पत्रकार के तौर पर आए, लेकिन सवाल उठे, लोगों ने उठाए सवाल कि विजय जी को पॉलिटिकल पैट्रोनेज कहीं ना कहीं मिला है। इन सवालों को आप कैसे देखते हैं, और क्या ये सवाल हम बहुत जनरलाइज करके उछाल कर, ये हमारा बड़ा प्रिय शगल है कि हम व्यक्ति की योग्यता को खारिज करना चाहते हैं? यहाँ मेरा नाभि का संबंध है इस विश्वविद्यालय में मेरी पत्रकारिता की नाभि गड़ी हुई है, ऐसा मैं कहता हूँ। इसलिए मेरा बड़ा एक भावनात्मक रिश्ता है। मेरे पूरे जर्नलिस्टिक कैरियर के आप साक्षी हैं। मेरे राजनीतिक संबंध शून्य हैं। मुझे पता नहीं है कौन कहाँ रहते हैं, घरों के पते नहीं मालूम, मैं कहीं गया नहीं। मिलने जुलने में बड़ा संकोची हूँ मैं खुद को संकोची संप्रदाय का महंत कहता हूँ, क्योंकि मैं कहीं तो अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये जो भी परसेप्शंस हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई भी परसेप्शन बनाने के जल्दबाजी में थोड़ा नहीं पड़ना चाहिए, और अगर मुझे कोई अवसर दिया गया है तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और उसके बाद निर्णय करना चाहिए कि मैं इस भूमिका के लिए उचित था या नहीं था। इस विश्वविद्यालय में मैं कहूंगा कि 35 वर्ष की यात्रा में इसने देश को बहुत बड़े बड़े पत्रकार दिए हैं। तो पत्रकारिता में, उसकी हर विधा में, प्रिंट में, टीवी में, रेडियो में, जनसंपर्क में, सिनेमा में, सरकारी माध्यमों में, जनसंपर्क में, पीआईबी में, देश भर में यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी 35 वर्षों की यात्रा में काम कर रहे हैं। मैं खुद यहीं से निकला हुआ हूँ। इस विश्वविद्यालय ने एक बड़ी प्रतिष्ठा कमाई है। जहाँ तक राजनीतिक सवालों का प्रश्न है, तो देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि पूरा जो हायर एजुकेशन है, जेएनयू से लेकर तमाम आप चले जाइए, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे प्रेत की बाधा की तरह मंडराती रही ही हैं वहाँ पर। इनसे हमें बचकर, इनसे हटकर, जिस उद्देश्य के लिए जिन महापुरुषों ने इस विश्वविद्यालय की कल्पना की, स्थापित किया, इसमें अपना खून पसीना लगाया है, उनके सपनों में थोड़े से भी रंग हम भर पाएं, हमारा जीवन सार्थक है। जो 4 साल यहाँ मिले हैं काम के, जिसे 4 साल का कार्यकाल समझा जा रहा है, माना जा रहा है कुलगुरु का, उसमें 48 महीने हो गए। 48 महीने होते हैं। हर महीने शनिवार, रविवार, जयंती, पुण्यतिथि, तीज, त्योहार मिलाकर 10 से 12 अवकाश हैं जो मैंने नहीं मांगे हैं। तो 480 तो ये वो अवकाश हो गए जो मैंने नहीं मांगे हैं। ये 16 महीने होते हैं। अब एक आध महीने का मैं अवकाश लूंगा तो मेरे पास काम का समय बचा केवल 2.5 साल। जो आप ये सोच रहे हैं कि 4 साल का मेरा कार्यकाल है, वो दरअसल 2.5 साल हैं। वो काम मुझे 2.5 साल में करना है, जिसे आप समझ रहे हैं कि 4 साल मुझे मिले हुए हैं। करने को बहुत सारे काम हैं। अच्छा करने के लिए अनंत आसमान है। खाली कैनवास है पूरा जीवन। ये विश्वविद्यालय मेरे बाद भी जिन्हें मिलेगा, खाली कैनवास की तरह मिलेगा। आए और अपने रंग भरें। एक और जो सवाल जो समीक्षकों के नज़रिए से ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके लेखन को लेकर ये बात कही जाती कि उसमें हिंदुत्व की एक धारा बहुत तेज़ी से बहती है, और कई बार वो उस पीड़ा से भी भर जाती है जो 1000 साल की पीड़ा है। वो पीड़ा आपके लेखन में इतनी झलकती है कि कुछ लोगों को चुभने लगती है।
चुभना चाहिए, वो चुभना चाहिए। इसलिए कि ये जो 1000-1200 वर्षों का भारत का इतिहास है, इससे हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में ब्लैकआउट है, वो पूरी तरह से गायब है। जो वास्तविक इतिहास है, जो भारत का भोगा हुआ सच है, ये हमें क्यों नहीं जानना चाहिए। और मैंने जो शुरू में कहा कि अज्ञात कारणों से मैं पुरातात्विक स्मारकों में जाता रहा हूं देश भर में, और उनके जो समकालीन इतिहास के लेखकों के द्वारा लिखे गए जो विवरण हैं, जो संख्या में 50 से अधिक की सूची मैंने बनाई, जिन्होंने पिछले 1200-1100 वर्षों में अपने सामने घट रही घटनाओं को भारत के साक्षी हैं और अपनी डायरियों में उन्होंने लिख छोड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है वो, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रमों में वो कभी शामिल नहीं है। तो हुआ ये है आज़ाद भारत में शरद जी कि एक फैब्रिकेटेड, एक रोपित, एक नकली, एक मिलावटी इतिहास हमें पढ़ाया गया। उस इतिहास में हमारे जो इतिहास के विलेन हैं, जो खलनायक हैं, उनको महानायक की तरह प्रस्तुत किया गया है। इतिहास हमारे लिए एक बोरिंग सब्जेक्ट है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, उससे कुछ कैरियर नहीं बनने हैं, इसलिए हम उससे अनभिज्ञ हैं। इसमें क्या आप ये भी सजेस्ट करते हैं, जैसा मैंने इजराइल के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने हिब्रू जब बनाने के लिए दुनिया का अप्रतिम उदाहरण है इजराइल, जहां मुझे जाने का, कुछ समय बिताने का अवसर मिला है। दुनिया की अकेली एक ऐसी सभ्यता है वो, जिन्होंने अपना सब कुछ खोया हुआ वापस पाया है। वो सदियों से बिखरा हुआ समाज थे, दुनिया के अलग अलग देशों में थे, लेकिन 1948 में जब यूएन ने उनकी एक ज़मीन के टुकड़े को इजराइल की मान्यता दी, वो ज़मीन का टुकड़ा केवल 500 किलोमीटर लंबा और 250-300 किलोमीटर चौड़ाई का क्षेत्र है। हमारे 2 या 3 जिले भी बड़े होंगे उसकी तुलना में, 80 लाख कुल आबादी होगी उसकी। और उन्होंने जब 48 में डेविड बेन गुरियन, जो वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनके घर मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने आह्वान किया पूरी दुनिया में फैले हुए यहूदियों से कि अब हमारा खोया हुआ मुल्क हमें मिल गया है, तो आइए इसे वापस बनाएं। और पीढ़ियों से बिखरे हुए जो यहूदी कबीले वहाँ लौटे हैं, परिवार, तो जो यूरोप के देशों से गए वो यूरोप की भाषाएं लेके गए, जो सोवियत गणराज्य से वहाँ गए तो सोवियत रूस की अलग अलग भाषाओं को बोलते हुए वहाँ पहुँचे, जो भारत से गए वो कोई मराठी बोलते हुए पहुँचा, कोई मणिपुरी बोलते हुए पहुँचा। एक ऐसा बिखरा हुआ, सदियों से अलग अलग जगह रहता हुआ समाज, उन्होंने सबसे पहले अपनी खोई हुई भाषा को पुनर्जीवित किया, हिब्रू को। और आज इजराइल जहाँ खड़ा हुआ है वो मगरमच्छ के जबड़े के भीतर एक सुरक्षित सत्ता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये काम जो करना है, जो भारत में, जैसा आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें उस सो कॉल्ड क्रेडिबल हिस्ट्री के सामने एक ऐसा इतिहास खड़ा करना है जो दुनिया के बेस्ट हिस्टोरियंस लिखें, डिस्कवर करें, फिर ढूंढें। जैसा भैरप्पा आप जब पढ़ते हैं, ज्ञानपीठ मेरे ख्याल से उनको, भैरप्पा आप जब पढ़ते हैं तो सारे लेखक ने सारे एविडेंस दिए हैं, जैसा आप कह रहे थे कि मैंने जो कुछ लिखा है ये इस अंग्रेज़ लेखक की किताब में वर्णित है, इसका ये सन है। तो हम इसका जवाब कैसे दें? क्योंकि जब भी आप इस तरह की किसी चीज़ पर लौटते हैं, मुझे भी बहुत दुख होता है विजय जी। मैं कई साल पहले जलियांवाला बाग में था और लोग वहाँ मेरे साथ जो थे वो कह रहे थे यहाँ देखने लायक कुछ है ही नहीं, एक कुआं है सिर्फ, हाँ यहाँ कुछ भी नहीं है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ। और मैं सोच रहा था कि वो लहू लुहान लोग, उनकी चीत्कारें, कुएं में गिरते हुए लोग, आज अगर माफ़ कीजिएगा, अगर आप किसी राष्ट्रीय संग्रहालय में 500 रुपये का टिकट रख दें तो ये इमिनेंट क्लास के लिए भी सवाल है, क्या वो जाएगा 500 रुपये दे के? जबकि यूरोप में 3-3 किलोमीटर की कतारें लगती हैं $25-25 के टिकट के लिए। सही है। इजराइल में एक म्यूज़ियम में मैं गया तो आप देखिए कि मैं बाहर से हूँ, भारत से हूँ, और मैं अपना जो पहचान पत्र है वो होटल में छूट गया था, तो मेरे कुछ मित्रों के पास थे जो अंदर चले गए। आपको जान के हैरत होगी कि बाहर से अगर आप इजराइल के किसी भी म्यूज़ियम में जा रहे हैं तो वहाँ कोई शुल्क नहीं है आपके लिए। वाह, आपका स्वागत है, आप वहाँ के अतिथि हैं। और मुझे वो पूरा देखने का मौका मिला। इजराइल में ओल्ड जेरूशलम में एक वेस्टर्न वॉल है, एक पीले से धूसर पत्थरों की एक करीब 300 मीटर लंबी एक दीवार है, 20-25 फीट ऊंची। ओल्ड जेरूशलम 3 मजहबों का, जो सेमेटिक रिलीजन हैं, एक यहूदी और दूसरा क्रिश्चियन और तीसरे इस्लाम, इन तीनों के लिए वो बड़ी पवित्र अपने अपने दृष्टिकोण से एक ज़मीन है।
ओल्ड जेरूशलम में वो चर्च है जहां जीसस को क्रूसीफाइड किया गया था, सलीब पे जहां टांगा गया था। लेकिन जिस वेस्टर्न वॉल का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये यहूदियों से जुड़ी हुई है। उनके डेविड के समय के फर्स्ट टेम्पल, सेकंड टेम्पल, जो रोमन्स ने, बाद में मुस्लिम्स ने जिनको डिस्ट्रॉय किया, बार बार तोड़ा गया उनको, उसकी एक बची खुची वो दीवार है। उस दीवार के सामने दुनिया भर के यहूदी और इजराइल में रहने वाले सारे परिवार नियमित आते हैं, सामने खड़े होते हैं और कुछ अपने धर्म ग्रंथ की 2-4 बातें पढ़ते हैं, अपना माथा स्पर्श करते हैं, अपने हाथ स्पर्श करते हैं। जब आप उनको उस दीवार को स्पर्श करता हुआ देखेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि वो दीवार किसी पासवर्ड की तरह काम कर रही है और उनको 3000 साल पुरानी किसी अतीत की सभ्यता से सीधा जोड़ रही है। ऐसी भाव दशा में उनकी शरीर की भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वो दीवार केवल एक खंडहर नहीं है जिसको आप छोड़ दें, तोड़ दें, कुछ और बना दें, उपेक्षित कर दें। अब ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण जो है, भारत के गांव-गांव में बिखरे हुए ऐसी दीवारों, मंदिरों, उनके टूटे फूटे अवशेष। आपके घर में ही पासवर्ड आपको मिला, जिस गांव में थे आप, जिस घर में थे, और वहां आपने बीजा मंडल को देखा, विदिशा का बीजा मंडल। लेकिन आप सेंसिटाइज थे। ये विस्मृति जो हमारी है 80 करोड़ से लेके, या मैं कहूँ 110-120 करोड़ लोगों की, जो सनातन के, बाय एंड लार्ज तो आप एक अलग विषय है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये जो सनातन के अनुयायी हैं, इनकी विस्मृति की वजह क्या है? नहीं, दोनों की विस्मृति है। सनातन के जो अनुयायी हैं उनकी विस्मृति का लेवल अलग है, लेकिन जो बचे हुए दूसरे समुदाय के लोग हैं, स्पष्ट कहूं तो जो मुस्लिम या ईसाई हैं भारत में रहने वाले, सब भारतीय हैं, सब यहीं के हैं, यहीं के मूल के हैं, उनकी जड़ें एक ही हैं। वो शाखाएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन जड़ें एक ही हैं। तो जो इतिहास है वो किसी सनातन या हिंदू का इतिहास नहीं है, वो किसी मुस्लिम का कोई अलग इतिहास नहीं है, इतिहास दोनों का एक ही है। तो दोनों की विस्मृतियां अलग अलग लेवल पर हैं, दोनों एक भूली भटकी अवस्था में हैं। हिंदुओं को अपनी वास्तविकता का ज्ञान अब धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसको कहने में हम स्पष्ट बचते हैं किसी कारण से, पिछले 1200 वर्षों के इतिहास में जब आप घूमेंगे तो आपको बदलती हुई पहचानें हर सदी में नजर आएंगी। तो ये जो एक बड़ा वर्ग है, एक डेमोग्राफिक विस्तार में एक बड़ा वर्ग है जिसकी मान्यताएं सनातन से भिन्न हमें दिखाई पड़ती हैं, सबसे पहले तो उनको अपनी जातीय विस्मृति से बाहर आने का ये समय है, ये जातीय स्मृति को जगाने का समय है। इसमें क्या आपको लगा कि राम मंदिर एक रेनेसां था, एक पुनर्जागरण था, यह आंदोलन कहीं ना कहीं अपनी उस सनातन या उस पर, या आपको लगता है सिर्फ एक स्फुरण था? वो भारत अपने भौगोलिक विस्तार में जितना बड़ा है और अपने तमाम सामाजिक जटिलताओं के बीच से बनती हुई, सुधरती हुई, नए नए शेप लेती हुई एक व्यवस्था है, उसमें ऐसा कोई भी कार्य, चाहे वो राम मंदिर का हो या इसके बाद अगर मथुरा का सौभाग्य होगा तो मथुरा में हम देखेंगे, सोमनाथ का हम पहले देख चुके हैं, ये हमारे जो खोए हुए संस्कृति के स्मारक हैं, इन्हें वापस पाने की जो प्रक्रिया है, ऐसा कोई रेनेसां कहना मैं ठीक नहीं समझता हूं, क्योंकि ये सब धीमी गति से चलता हुआ, एक चींटी की चाल से सरकता हुआ, लेकिन एक सही दिशा में कभी जाता हुआ, कभी भटकता हुआ, कभी अटकता हुआ, ऐसा एक समाज है। तो किसी एक बिंदु पर आकर हमारा कोई बिल्कुल पुनर्जागरण हो गया है, ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचने की जल्दबाजी मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि मर्म की बात है, ये कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अभी लंबा वक्त है, लंबी लड़ाई है, अपनी जड़ों को पहचानना, और उसके लिए कितनी बड़ी भूमिका लगेगी। हजारों वर्षों की भारत की यात्रा में भारत ने बहुत सारे अपने शिखर छुए हैं, स्वर्ण युग देखे हैं, और उसके बाद में एक लंबी अमावस में भी वो गया है, और 1947 से तो अभी केवल 7-8 दशक ही बीते हैं, बहुत छोटा सा अंतराल है ये, और जो विनाशकारी विभाजन भारत ने भोगा है, ये दुनिया का एक बिल्कुल ही अलग किस्म की त्रासदी घटित हुई है। तो हमें, हमारी नई पीढ़ी को इतिहास के साथ जरूर कनेक्ट होना चाहिए, और मैं अपने सारे विद्यार्थियों से ये कहता हूँ कि केवल कैरियर के लिए पत्रकारिता की सारे ज्ञान आपको होना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी का, उसके सारे कोनों का, लेकिन भारत के इतिहास को बिना पढ़े अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी कैरियर में आगे कर रहे हैं, तो आप एक ऐसी इमारत की तरह खुद को खड़ा कर रहे हैं जिसकी नींव नहीं है। इतिहास आपकी नींव। लेकिन ये देश के शैक्षणिक संस्थानों और बुद्धिजीवियों का भी काम है कि वो विलियम डैलिम्पल के बारे में बताएं, वो उन किताबों के बारे में बताएं जिससे आप प्रेजुडिस ना हो।
वो ब्रिटिश लेखकों की हो सकती हैं, अमेरिकन राइटर्स की हो सकती हैं, मुस्लिम राइटर्स जो उस समय भारत आए, अलबर्नी जैसे, और उनका ट्रांसलेशन हो सकता है। ये आपको बताएगा, जो जैसा विजय जी ने कहा कि उन्होंने मध्यकाल के पूरे इतिहास में, आपसे कुछ बातें तो छूट ही रही, एक दो बातें करके समय काफ़ी हो गया। कुलगुरु का जो आपका दायित्व है, 92 के विजय तिवारी विद्यार्थी, 2025 के कुलगुरु, विद्यार्थियों का स्तर, क्या चुनौती, क्या उनकी बातें, कि अभी भी क्या ये भाव है कि एक डिग्री मिली, पत्रकार कहलाने का हक हासिल किया, गाड़ी में प्रेस लिखने का हक हासिल किया, हो गए? क्या क्या माइंडसेट है विद्यार्थियों का तब का अब का? उस समय हम जब पत्रकारिता में होते थे तो एक सामाजिक सरोकार एक हमारे ऊपर एक ऐसा रहता था दिमाग में कि कुछ सामाजिक सरोकारों के लिए हमको इस फील्ड में आना है, और हम कुछ समाज में अपनी लेखनी से, अपने विषय से कुछ हम एक बदलाव की प्रक्रिया में छोटा मोटा कोई भूमिका अदा करेंगे। आज कैरियर सबसे ऊपर है आज के युवाओं का, और बेरोजगारी का जो एक बड़ा संकट है, और उसमें भी स्किल्ड लोगों की जो कमी है, तो उसमें एक अच्छी बात यह है कि इस संस्थान से निकले हुए जो युवा हैं उनको कहीं भटकना नहीं है, उनको कहीं ना कहीं इतने ऑप्शन मीडिया के हो गए हैं जो मेरे समय नहीं थे, जो आपके समय नहीं थे। केवल अखबार थे या पाक्षिक पत्रिकाएं थीं, दो ही ऑप्शन थे प्रिंट के, सिंगल एक ही रास्ता था प्रिंट का। लेकिन 2000 के बाद, सन 2000 के बाद 24 घंटे के न्यूज़ चैनल आए, फिर अलग अलग न्यूज़ चैनल आए, अनेक न्यूज़ चैनल हो गए, फिर स्पोर्ट्स के अलग 24 घंटे, बिजनेस के अलग 24 घंटे, एंटरटेनमेंट के अलग 24 घंटे, तो इतने सारे दरवाजे खुल गए। फिर डिजिटल मीडिया ने तो पूरा परिदृश्य ही बदल के रख दिया है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक नाम की जो एक नई व्यवस्थाएं, टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप कर रही है, तो उसमें जॉब के अनेक अवसर बने हैं, जॉब की अब कोई वैसी चिंता नहीं है। लेकिन मैं ये पाता हूँ कि कैरियर बहुत प्राथमिक है, जबकि पत्रकारिता में आने के साथ ही कैरियर ही केवल नहीं होना चाहिए। आप देश के लिए कुछ करने वाले हैं, आप एक ऐसी विधा में आने वाले हैं जहां आपका लिखा हुआ, आपका दिखाया हुआ कोई भी कंटेंट लोगों के परसेप्शन बनाने में मदद करेगा, तो आप एक बहुत बड़ी भूमिका में हैं। ये 10 से 5 की कोई दूसरी नौकरियों जैसा काम नहीं है। तो उसकी महत्ता को समझते हुए भारत को भी समझने की एक प्रक्रिया कोर्स के दौरान चलनी चाहिए। मुझे ये खुशी है, सभी की तो नहीं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो बहुत अच्छा साहित्य पढ़ रहे हैं, इतिहास में रुचि रख रहे हैं, भारत की संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं। मैं न्यूज़रूम में जब था तब मुझे लगता था कि इनको लिखना नहीं आता, इनके ज्ञान बहुत अच्छे परिपक्व नहीं हैं, इनकी समझ बहुत ठीक नहीं है, केवल डिग्री लेके आ गए हैं। क्योंकि जो लोग सामने आ रहे थे वो लगभग ज़्यादातर ऐसे थे। जब यहाँ मैं पूरे विद्यार्थियों के बीच में पिछले कुछ महीनों से यहाँ हूँ, तो मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष है कि इसमें ऐसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो बाई चॉइस इसमें आ रहे हैं, बाई चांस केवल नौकरी के लिए नहीं आ रहे हैं, और उनमें विविध विषयों में गहरा उतरने की प्यास मैं देखता हूँ। ये बड़ी उम्मीद की बात है, क्योंकि मैं भी आपके साथ अपनी भावनाएं जोड़ता हूँ। आज भी न्यूज़ रूम में कई बार मुझे लगता है कि पत्रकारिता संस्थानों से आने वाले विद्यार्थी सिर्फ एक आकर्षण के चलते कि उनको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी, एडवोकेट और पत्रकार ये बनना कहा जाता है सबसे आसान है, लेकिन इसकी हार्डशिप्स, लेकिन ये आपने बड़ी उम्मीद की बात की। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपने जैसा कहा कि 2.5 साल हैं आपके पास, 1.5 साल तो छुट्टियों में, अवकाशों में और इन सब में खर्च हो गए। सही बात है, ये अगर हम ऑडिट करें, जो मैं देख रहा हूँ अभी आपके एक प्रयोग की बड़ी चर्चा रही, जिसमें आपने विद्यार्थियों से एक इश्यूज़ पर, समस्याओं पर केंद्रित आपने अखबार का प्रकाशन किया, और उसमें जितने मेन स्ट्रीम के संपादक हैं उनसे बात कराई, और मुझे भी वो अवसर मिला कि आपके विद्यार्थी मेरे पास आए थे, और उसमें आपने चोट को चुना, आपने तंत्र पर प्रहार भी किया। जो समस्याएं थी, तंत्र पर नहीं, तंत्र की समस्याओं पर प्रहार किया। ये बड़ा साहसिक प्रयोग भी माना गया। आगे आपकी जो योजनाएं हैं, संक्षेप में जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, एक तो मैं कोर्स को अपडेट करना चाहता हूँ, उसमें जो बहुत सारी बातें आज प्रासंगिक उतनी नहीं हैं जितनी जब वो डिज़ाइन किए गए थे तब थी। मैंने अभी जिसका जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक न्यूज़ का जो प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत हस्तक्षेप मीडिया में अब निरंतर है और लगातार बढ़ रहा है।
हमें उसी अनुपात में अपने सारे पाठ्यक्रम जो पत्रकारिता के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, मास कम्युनिकेशन के हैं, न्यू मीडिया के हैं, APR के हैं, सिनेमा स्टडी के हैं, इन पाठ्यक्रमों को एक रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो वो मैं अभी उसकी रिव्यू कर रहा हूँ और मेरी कोशिश होगी कि जो टेक्नोलॉजी का अधूरा पक्ष मुझे लगता है कि आज जिस फोर्स के साथ में वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए नहीं है, तो मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं, आप जैसे लोग जो 24 घंटे न्यूज़ रूम में काम करते हैं और वहाँ की समस्याओं से, वहाँ की ज़रूरतों से हम सब एकेडमिक के लोगों से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है कि जो मीडिया क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों को भी मैं इस प्रोसेस में शामिल करूं। तो कोई निर्णय ऐसा ना हो कि वो मैंने लिया या मेरे प्राध्यापकों ने लिया या हमारी एकेडमिक काउंसिल ने लिया। हम उसमें विशेषज्ञों की जो फील्ड के हैं, वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों को हमसे बेहतर जानते हैं, तो उनका भी उसमें एक सहभागिता बने और हम आने वाले समय में कुछ ऐसे पाठ्यक्रम इन्हीं को इतना अच्छा कर पाएँ कि जब इनको पढ़कर जब विद्यार्थी यहाँ से निकलें तो जो कमी आप महसूस करते हैं वो कमी कुछ हद तक दूर हो सके। एक तो ये है। दूसरा, ये फ्रंट पेज का, जैसे ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है पत्रकारिता और संचार का, एक कवि और संपादक के नाम से है, दादा माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से, लेकिन इस पूरे सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर में कहीं मीडिया के प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप अंदर आते हैं तो ये जो हमारे चारों तरफ 100 साल की 100 प्रमुख घटनाओं के फ्रंट पेज जो देश भर से हमने इकट्ठा किए हैं, और अभी इसमें हम मराठी, गुजराती, बांग्ला और दक्षिण भारत की सभी अच्छी भाषाओं के जो अखबार नए पुराने हैं उनके फ्रंट पेज भी हम यहाँ एक बड़ी गैलरी, फ्रंट पेज गैलरी सदी साक्षी है, इस शीर्षक से एक पूरी गैलरी हम आने वाले समय में एक योजना है उसकी बनाने की, ताकि यहाँ आप आएँ तो पूरे देश की 100 साल की पत्रकारिता की यात्रा इन फ्रेम में आप देख सकें। तो इनमें भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास को भी आप दशक दर दशक पढ़ेंगे। तो एक दूसरा ये था पाठ्यक्रमों के स्तर पर प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा हो, तो मैंने आउटडोर कवरेज के लिए बच्चों को अभ्यास के लिए भेजा जाए। तो मैं भोपाल से भी बाहर, अभी हमने तमिलनाडु एक टीम भेजी थी किसी कवरेज के लिए, अभी इंदौर हमने एक बड़ा दल 20-30 लोगों का भेजा था, और शहर में तो लगातार उनका मूवमेंट बढ़ा ही है। एक अच्छा स्टूडियो और एक अच्छी मीडिया लैब, जहां आकर शरद द्विवेदी ये बताएंगे बच्चों को कि उन्हें सिस्टम पर करना क्या है, ऑन एयर होने के पहले और ड्यूरिंग ऑन एयर करना क्या है। तो वो सेटअप अभी जो है वो काफ़ी प्राइमरी लेवल पर हैं, ट्रेनिंग की वो प्रोसेस पहले से है, लेकिन उसकी एक बड़ी ज़रूरत है कि एक बड़ा स्टूडियो और मीडिया लैब की तरह हम उसको लेके आएँ। तो अगले 1 वर्ष के अंदर, अगली बार जब आप आएंगे तो हम उसी स्टूडियो में बात करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत शुभकामनाएं आपको विजय जी। उम्मीद की जानी चाहिए कि 2.5 साल बाद, जैसा विजय जी के शब्द हैं, कि जब वो अपने ऑडिट के लिए तैयार होंगे तो आपको कुछ बेहतरीन मिलने की पूरी संभावना है। पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत के साथ।